हेलो फ्रेंड्स, नो इकोनॉमिक्स.इन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक और भूतपूर्व गवर्नर डॉक्टर डी सुब्बाराव के बारे में, जिन्होंने बीबीसी इंडिया को चिट्ठी लिखकर भारत की खराब होती आर्थिक स्थिति पर टिप्पणी की है। डॉक्टर डी सुब्बाराव से पहले भी आरबीआई के 23वें गवर्नर रघुराम राजन ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था की खराब हालत पर चिंता जताई थी। रघुराम राजन वाला वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें उन्होंने भी वर्तमान आर्थिक संकट से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को फॉलो करके ऐसा कर सकते हैं। अब आते हैं डॉक्टर डी सुब्बाराव के ऊपर। दोस्तों, डी सुब्बाराव आरबीआई के 22वें गवर्नर थे। उनका कार्यकाल 2008 से 2013 के बीच का था। उन्होंने आरबीआई का पदभार तब संभाला था जब वर्ल्ड इकोनॉमी गहरे आर्थिक संकट से जूझ रही थी। दोस्तों, आपको याद होगा कि तब वैश्विक मंदी का समय था। वो तब का समय था और आज का समय है जब पूरी दुनिया गहरी आर्थिक संकट से जूझ रही है। हालांकि आज आर्थिक संकट का कारण 2008 के मुकाबले बहुत अलग है। तब आर्थिक मंदी का एक मुख्य कारण बैंकिंग और रियल एस्टेट में आई क्राइसिस हुआ करती थी, जिसने बाद में दूसरे सेक्टर्स में भी रिसेशन शुरू कर दिया था। आज 2020 में आई वैश्विक मंदी का कारण बैंकिंग या रियल एस्टेट क्राइसिस नहीं है। इसका कारण एक पैंडेमिक है, कोरोना महामारी है। लेकिन इस महामारी ने आर्थिक गतिविधियों को ऐसे प्रभावित किया है कि इसने दूसरे सभी सेक्टर में भी मंदी पैदा कर दी है। दोस्तों, पहली चीज जो डॉक्टर डी सुब्बाराव ने कही है वो ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से 5 से 6% का स्थिर ग्रोथ रेट हासिल करने के लिए 3 से 5 साल का समय लग सकता है। वो भी तब जब भारतीय सरकार आर्थिक मंदी से निपटने के लिए सही तरीके से सही कदम उठाए। हालांकि उनका ये भी मानना है कि भारत में चूंकि महामारी बड़ी तेजी से फैल रही है, महामारी के प्रकोप में कब और कैसे कमी आएगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में अर्थव्यवस्था की चुनौती का सही अंदाजा लगाना और इसकी जटिलताओं के पैमाने को समझ पाना मुमकिन नहीं है। डॉक्टर सुब्बाराव का मानना है कि भारत सरकार को सबसे पहले तो लोगों की नौकरी बचानी होगी और साथ में नई नौकरियां भी पैदा करनी होगी। उनका कहना है कि भारत सरकार को हर महीने करीब 10 लाख नई नौकरियां पैदा करनी होगी, लेकिन सरकार हर महीने इसके आधी भी नौकरियां पैदा करने में असमर्थ है। डॉक्टर सुब्बाराव ने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री मोदी 2014 में रोजगार के वादे के साथ चुनाव जीतकर पहली बार लोकसभा में आए थे। 20 साल और आसपास की उम्र वाले नौजवान जो नौकरी ढूंढ रहे थे, तब उन्हें उम्मीद थी कि मोदी जी के आने से उनकी जिंदगी बदल जाएगी। डॉक्टर डी सुब्बाराव का कहना है कि नौकरी पैदा करने के लिए सरकार को विनिर्माण क्षेत्र पर काम करना होगा। भारत को मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र पर निर्भर होना होगा। उनका मानना है कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड अच्छे कदम हो सकते हैं। अगर लोगों के हाथ में पैसा होगा तो लोग खर्च भी करेंगे। उनका मानना है कि भारत का कंजम्पशन बेस बहुत अच्छा है। भारत के 135 करोड़ लोगों का कंजम्पशन देश में टोटल प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद कर सकता है। दोस्तों, वर्तमान जीडीपी आंकड़े में केवल एग्रीकल्चरल सेक्टर ही मात्र अकेला सेक्टर था जिसने पॉजिटिव ग्रोथ दिखलाया था। उनका मानना है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने शहरी अर्थव्यवस्था के मुकाबले महामारी से कहीं बेहतर ढंग से रिकवर किया है। जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब मनरेगा ने एक लाइफलाइन देने का काम किया है। इसके साथ साथ सरकार द्वारा महिलाओं, पेंशनभोगी और किसानों के खाते में तुरंत पैसा डालना एक अच्छा कदम था, जिससे उनके हाथ में पैसा आया और फिर मांग पैदा करने में मदद मिली। इससे अगर लोगों के हाथ में पैसा दिया जाता है तो लोग खर्च करेंगे, जिससे आखिरकार खपत ही बढ़ेगी। इसलिए सरकार को पैसा खर्च करने में घबराना नहीं चाहिए। उनका कहना है कि अगर सरकार ज़्यादा खर्च करना शुरू नहीं करती है तो खराब ऋण या बैड लोन जैसी समस्याओं से निपटना और भी अधिक मुश्किल हो जाएगा और अर्थव्यवस्था की हालत और भी अधिक खस्ता हो जाएगी। यहाँ खर्च बढ़ाने का मतलब है कि लोगों के साथ साथ उद्योगों की भी सीधे आर्थिक मदद करनी चाहिए या फिर उद्योगों के लिए टैक्स में छूट की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि उद्योग बिजनेस में बने रहें। अगर ये बंद हो जाएंगे तो पहले से चरमराती हुई बैंकों का बैड लोन और बढ़ेगा। इसके साथ साथ सरकार को अपने खर्चों की एक सीमा भी तय करनी चाहिए,
डॉक्टर डी सुब्बा राव का मानना है कि महामारी के पहले से ही भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब थी। लगभग सभी सेक्टर में सुस्ती का दौर था और सालाना विकास दर करीब 4.1% पर थी, जो पिछले एक दशक में सबसे कम थी। ऐसे में महामारी का प्रभाव कम होने के बाद भी समस्याएं बनी रह सकती हैं या फिर ये और भी अधिक बढ़ सकती हैं। उनके हिसाब से वापसी की संभावनाएं इस बात पर निर्भर करती है कि हम इन चुनौतियों का कितने प्रभावी तरीके से समाधान निकालते हैं। उनके हिसाब से सरकार को 4 सूत्री कार्य योजना के तहत काम करना होगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम डी सुब्बा राव के 4 सूत्री कार्य योजना को देखें, आपसे मेरा अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि मेरे हर वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आप में से केवल 11% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बेल आइकन पर भी प्रेस करें और नोटिफिकेशन फॉर ऑल भी क्लिक कर दें। चलिए अब देखते हैं कि डॉक्टर सुब्बा राव के मंदी से निपटने के 4 सूत्री कार्य योजना कौन कौन से हैं। इस कार्य योजना में पहला है, सरकार को सबसे पहले सबसे वुल्नरेबल लोगों की आजीविका की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका मनरेगा का विस्तार करना है, जो डॉक्टर डी सुब्बा राव के हिसाब से सेल्फ टारगेटिंग है और उन्हीं की मदद करता है जिन्हें सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। दूसरा है, सरकार को रोजगार बचाने और बैड लोन को बढ़ने से रोकने के लिए संकटग्रस्त उत्पादन इकाइयों की मदद करनी चाहिए। अब सरकार ऐसा कैसे करेगी? तो सरकार इन संकटग्रस्त उत्पादन इकाइयों को सीधे कैश बेनिफिट या टैक्स में कटौती करके उनकी मदद कर सकती है। तीसरा है, सरकार को बुनियादी ढांचे के निर्माण पर खर्च करना चाहिए, जो देश के लिए न सिर्फ संपत्ति का निर्माण करते हैं बल्कि भारी मात्रा में नौकरियों का निर्माण भी करते हैं। दोस्तों, यहाँ बुनियादी ढांचे का मतलब है सरकार को सड़कें, पुल, पार्क, डैम, रेलवे ट्रैक इत्यादि बनानी चाहिए। और चौथी कार्य योजना के तहत बैंकों में अतिरिक्त पूंजी डालनी चाहिए ताकि क्रेडिट के फ्लो को बढ़ाया जा सके। लेकिन दोस्तों, उनका मानना है कि मंदी की पहेली को सोल्व करने का सबसे प्रभावी तरीका है नौकरियां पैदा करना। वे दूसरे अर्थशास्त्रियों की ही तरह मांग को बढ़ाने पर जोर देते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है नया वीडियो बनाने में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।